गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का भी संस्कृत भाषा का जो भाषा विज्ञान है, संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक साहित्य, वेदांग, व्याकरण, ये सब का क्लासेस कंटिन्यू चल रहा है। तो जिन लोगों का जेएसएससी सीजीएल का संस्कृत लैंग्वेज है, जिन लोगों ने संस्कृत लैंग्वेज रखा है जेएसएससी सीजीएल में, उन लोग के लिए ये क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो भी अदर एग्जाम कुछ ऐसा है संस्कृत रिलेटेड तो आप वो देख सकते हैं। इसमें आपका डिटेल स्टडी कराया गया है। जो आपका बहुत लोगों को भाषा विज्ञान और संस्कृत साहित्य के इतिहास में प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो सारा चैप्टर का डिटेल डिस्कशन किया गया है। तो इसमें भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य का इतिहास, इसमें से 2 चैप्टर हो चुके हैं। कल मैंने आपको संस्कृत साहित्य का इतिहास के बारे में जो आपके जो कुछ चैप्टर्स थे, इसमें पार्ट वाइज सारा डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। अगर आप देखिए होंगे पहले के वीडियो से को रिलेट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको भाषा की भाषा की उत्पत्ति और इसके जितने सिद्धांत थे वो सारा करवाया जा चुका है। आप एक बार लास्ट वीडियोस जो हैं वो सबको देख लीजिए, तभी आपको जो ये क्या है एक साइकिल की तरह, अगर आप पहला वाला नहीं देखेंगे तो नेक्स्ट आपको क्लियर नहीं होगा। तो वो जो चेन है आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो पहला चैप्टर आपको संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास, और उसमें जो जो थ्योरी दिया गया है वो थ्योरी आपको पढ़ना है और इससे क्वेश्चंस आएगा। वैसे भी आपका फर्स्ट चैप्टर है तो इसमें से सारा जो थ्योरीज है वो आप देख लीजिए। और थ्योरी के जो सिद्धांत आपके दिए हुए, जैसे रणन सिद्धांत है, संकेत सिद्धांत है, तो ये सब आपको एक बार डिटेल में देख लेना चाहिए। और उस सिद्धांत के बारे में क्या समीक्षा किया गया ये भी। उसके बाद संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास के बारे में मैंने बताया है। वो आपके जो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारा डिस्कस किया गया है। और ऑलरेडी जो 25 सेट्स था, जिसमें 40 क्वेश्चन का सेट था, उसमें कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट इसी में से करवाया जा चुका है। जैसे कि आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पहले चैप्टर से सेट सब में, जैसे सेट 1 है, सेट 2 है, सेट 3 है, वो सब में बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है। वो सेट ऐसा था कि वो आपके पूरे सिलेबस को कवर कर रहा था। ग्रामर के साथ साथ आपका जो हिस्ट्री वाला चैप्टर है, भाषा विज्ञान है या संस्कृत साहित्य का इतिहास है, ये सारा कवर किया है। व्याकरण के सारे पोर्शंस हैं, ग्रामर का जो भी क्वेश्चंस है, स्वर जैसे संधि हुआ, संधि, कारक, समास, ये सारा कवर कराया जा चुका था। उसमें प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, कुछ लिटरेचर पोर्शन का भी क्वेश्चन था। तो वो सेट अगर आप देखिएगा तो उसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कराया जा चुका है। 25 सेट्स हैं, ईच सेट में आपके 40 क्वेश्चन है, तो दैट मीन्स 1000 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो आप उस सेट को जितना हो सके रिविजन कीजिए। आप जितना रिविजन करेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आपको कल मैं ये जो भाषा, संस्कृत भाषा का उद्भव विकास में भारोपीय परिवार की जो भाषा थी, तो भारोपीय परिवार को कितने कालखंड में विभाजित किया था ये सारा डिटेल में बता चुकी थी। आर्य भाषाएं में कौन कौन सी, जैसे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं क्या थी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं क्या थी, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो मध्यकालीन में डिटेल आपको कल के लेक्चर में ये सारा करवा चुकी हूँ। जो आपका पाली था, पाली भाषा की उत्पत्ति, पाली की प्रमुख विशेषताएं, मध्यकालीन प्राकृत, सौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची और अपभ्रंश, ये सारे भाषा जो भी थे उसका डिटेल में समझा चुकी थी। तो आज जो हम लोग करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर है आपका संस्कृत साहित्य के इतिहास का साधारण ज्ञान। जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है उसमें जो सामान्य चीजें, जो जनरल क्वेश्चंस आ सकता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका पहला टॉपिक है साहित्य समीक्षा के प्रमुख सिद्धांत। इसमें भी कुछ थ्योरीज हैं, जैसे आप फर्स्ट चैप्टर में थ्योरी पढ़े थे, इसमें भी कुछ थ्योरीज हैं। थ्योरी है तो उसके प्रवर्तक मतलब फाउंडर, प्रोपाउंडर भी होंगे, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य के प्रमुख सिद्धांत क्या है? काव्य शास्त्र का ही एक नाम साहित्य शास्त्र है। जो काव्य शास्त्र है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साहित्य शास्त्र। काव्य शास्त्र का ही नाम साहित्य शास्त्र है। आधुनिक युग में अन्य सबों नामों की अपेक्षा यह नाम अधिक प्रचलित है। साहित्य शास्त्र जो नाम है वो ज्यादा फेमस है, बाकी जो अन्य नाम है वो उतने पॉपुलर नहीं है। मोस्ट पॉपुलर क्या है? साहित्य शास्त्र।
राजशेखर ने इसे साहित्य विद्या के नाम से भी अभिहित किया है। जो राजशेखर है, राजशेखर ने इनको क्या कहा है, साहित्य विद्या के नाम से भी अभिहित किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, साहित्य शास्त्र का प्रमुख तत्व आत्म तत्व है। तो साहित्य शास्त्र का प्रमुख तत्व क्या है, आत्म तत्व है। ठीक है, आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्राचीन आचार्य इसी आत्म तत्व के चिंतन में सक्रिय रहे। प्राचीन आचार्य जो थे वो लोग आत्म तत्व मतलब सेल्फ से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड, सेल्फ रिलेटेड जो आप अपने पे चिंतन कर रहे हैं। तो प्राचीन के जो प्राचीन आचार्य जो थे इसी आत्म तत्व के चिंतन में सक्रिय रहे हैं और अपने अपने चिंतन के आधार पर अलग अलग रूपों में अवलोकन करते रहे हैं। मतलब आज के टाइम जैसा नहीं है कि तुरंत गूगल सर्च किए, गूगल सर्च में किसने या इंसाइक्लोपीडिया में गए, किसने क्या बोला वो देख लिए, विकिपीडिया में गए वो कर लिए। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, जो आचार्य होते थे वो आत्म तत्व खुद ही मंथन करते थे, खुद ही सोचते थे। किसी भी चीज को, किसी भी थ्योरी को, सिद्धांत को देने से पहले उसको हर तरीके से सोचा जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आप कोई भी प्रॉब्लम है, आपको गूगल पे गए, सर्च किए, जो गूगल ने बोला या जो भी उसमें दिया हुआ उसको समझ लिए। लेकिन पहले ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं था, इंडिया क्या कहीं भी नहीं था ये फैसिलिटी। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी करते हैं, आप सर्च कर लेते हैं, बहुत सारा सर्च इंजन है, आप कहीं भी सर्च कीजिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के जो लोग थे उस चीज का सॉल्यूशन खुद सोच कर निकालते थे कि इसमें और क्या क्या किया जा सकता है। तो प्राचीन आचार्य इसी आत्म तत्व के चिंतन में सक्रिय रहे हैं और अपने अपने चिंतन के आधार पर अलग अलग रूपों में अवलोकन करते रहे हैं। ठीक है, अलग अलग रूप का अवलोकन करते रहे, मतलब उन्होंने उस चीज को सोचा, उसके लिए टाइम दिया। लेकिन आज ह्यूमन बींग्स के पास उतना टाइम नहीं है। वो लोग तुरंत मैटर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, देखिए इसका रिजल्ट हुआ, ऐसे हुआ, बात खत्म। कोई भी प्रॉब्लम हुआ ऐसे से करो, सॉल्व कर लो। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। और पहले ऐसा माइंड डाइवर्सन वाला कोई चीज भी नहीं था कि आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, कि किसी का कॉल आ गया तो किसी का मैसेज आ गया तो उस कॉल का रिप्लाई देना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू आप जो सोच रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी का कॉल आया तो उसको कॉल रिसीव करके उसका सॉल्यूशन ज्यादा जरूरी है। आज के लोगों में पंचायती करने की ज्यादा आदत है। ठीक है, इधर उधर की बात करेंगे लेकिन अपने यहाँ क्या हो रहा है वो चीज नहीं देखेंगे। ठीक है, जैसे आप किसी से भी, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, आप अपने पे नहीं लीजिएगा, किसी में भी अब बजट आया तो हर कोई अपने आप को निर्मला सीतारमण से ज्यादा बड़ा इकोनॉमिस्ट समझकर अपना बोलना शुरू हो जाएगा। चाहे निर्मला सीतारमण हो, मनमोहन सिंह हो, कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके थ्योरी को फेल करके वो लोग अपना थ्योरी देने स्टार्ट कर जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये तो जोक्स अपार्ट था, आप अपना जो टॉपिक है उसमें आ जाइए। प्राचीन आचार्य इसी आत्म तत्व के चिंतन में सक्रिय रहे हैं और अपने अपने चिंतन के आधार पर अलग अलग रूपों में अवलोकन करते रहे हैं। तो वो क्या किए, अलग अलग रूप का अवलोकन करते रहे हैं। इसी प्रकार विभिन्न आचार्यों द्वारा काव्य के विभिन्न तत्वों का काव्यात्मक रूप में दर्शन के कारण 6 संप्रदायों अथवा सिद्धांतों का जन्म हुआ। तो अब इसमें क्या कि पहले के आचार्य क्या करते थे, चिंतन करते थे, अवलोकन अलग अलग तरीके से करते थे। तो इस प्रकार विभिन्न आचार्य द्वारा काव्य के विभिन्न तत्वों का काव्यात्मक रूप दर्शन के 6 संप्रदाय, मतलब जो दर्शन विकसित हुआ उसमें 6 संप्रदाय अथवा सिद्धांतों का जन्म हुआ। जो हम लोग भाषा का उत्पत्ति पढ़ रहे हैं तो साहित्य के जो प्रमुख सिद्धांत है उसमें 6 तत्व आए। कौन कौन से आए? काव्य के विभिन्न तत्वों का काव्यात्मक रूप में दर्शन के कारण 6 संप्रदायों अथवा सिद्धांत का जन्म हुआ। और ये 6 सिद्धांत कौन कौन से थे? इसी प्रकार साहित्य शास्त्र के मुख्यतः 6 सिद्धांत या संप्रदाय बन गए। तो ये जो साहित्य का रचना हुआ तो साहित्य के 6 संप्रदाय बने। उस संप्रदाय में मतलब क्या क्या जरूरी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये क्या क्या है? पहला है रस संप्रदाय, दूसरा है अलंकार रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, थर्ड है रीति संप्रदाय, फोर्थ है वक्रोक्ति संप्रदाय और फिफ्थ है ध्वनि संप्रदाय और लास्ट क्या है? औचित्य संप्रदाय।
तो आज हम लोग ये जो 6 संप्रदाय है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। डिटेल दैट मीन्स जो आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आप कोई भी प्रीवियस ईयर्स फॉलो करते हैं संस्कृत से रिलेटेड, जो जहाँ भी संस्कृत के एग्जाम लिए गए, आइदर आज सिटी देखें, टेट देखें या यूजीसी नेट का पेपर देखें, आखिर क्वेश्चन तो उसी टाइप से ही बनेगा। कोई ऐसा मॉडल फॉर्मेट तो दिया नहीं गया है, कमीशन ने कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं दिया गया, आपको सिर्फ सिलेबस बताया गया है। और सिलेबस भी वेल डिफाइंड नहीं है कि आपसे अनुवाद पूछा जाएगा या फिर अपठित गद्यांश होगा या पद्यांश होगा, ये डिटेल नहीं है। आपको दे दिया गया है कि आपको धातु रूप ये पढ़ना है, शब्द रूप ये पढ़ना है, जो ग्रामर दे दिया गया है। तो मे भी आपसे ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक पैसेज देकर सीधे ट्रांसलेशन पूछा जाए कि उसको अनुवाद कीजिए, और संस्कृत में ये क्वाइट पॉसिबल है ये सब चीज कि आपसे ट्रांसलेशन पूछा जाए। तो उसके लिए आपको ग्रामर का पूरा नॉलेज होना चाहिए ना। आप संधि, कारक, समास या वाच्य नहीं पढ़े होंगे तो आप ट्रांसलेशन भी नहीं कर सकते, या अपठित गद्यांश को पढ़कर समझ भी नहीं सकते। तो ये सब चीज को पढ़ने के लिए आपको पूरा सिलेबस फॉलो करना जरूरी है। और जैसा कि आपको बताया गया है, आपके सिलेबस में है साहित्य का, संस्कृत साहित्य का इतिहास और वैदिक साहित्य, ये सब जो डिटेल पढ़ना है। तो ये सब से आपसे जो क्वेश्चन आएंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। इसके लिए आपको वैसा कुछ नहीं कि कहानी जानना है। इसमें आपको जो सिद्धांत उस समय के जितने थ्योरीज दिए गए हैं थिंकर्स के द्वारा, वो आपको याद रखना है। तो इसमें आपके इस प्रकार विभिन्न आचार्य द्वारा काव्य के विभिन्न तत्वों का काव्यात्म रूप में दर्शन के 6 कारण बने हैं। जो काव्यात्म रूप, जो दर्शन के 6 कारण बने हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो संप्रदाय है, जैसे आप रस पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण में भी आपने रस पढ़ा होगा, अलंकार पढ़ा होगा, रीति, संप्रदाय, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य, ये जो हिंदी व्याकरण में भी आपने पढ़ा होगा। अब आप 3-4 जो इंग्लिश मीडियम है तो वो लोग 4-5 से हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो पहले से ही पढ़ते हैं। तो कंपेयर टू हिंदी मीडियम वाले लोग इस उनका पोर्शन ये सब स्ट्रांग होगा। इंग्लिश मीडियम वाले का ये नहीं भी हो सकता है कि 9th के बाद नहीं पढ़े हों, या बहुत लोग फोर्सिबली या ट्यूशन लेकर संस्कृत पढ़ते हैं। आजकल तो वो ट्रेंड हो गया है, क्लास में पढ़ाया जाता है वो तो आप लोग को सुनना नहीं होता, मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं। लेकिन उसी सब्जेक्ट के लिए स्पेशल ट्यूशन लेकर पढ़ेंगे, लेकिन जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि संस्कृत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को बोरिंग लगता है। ठीक है, तो आप लोग को ये सारा चीज स्कूल लेवल में ही करा दिया गया है। आप अभी भी पढ़ रहे हैं, अभी इसके लिए परेशान हो रहे हैं कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है, तो परेशान होने का कुछ नहीं। आप कोई भी संस्कृत ग्रामर का बुक लीजिएगा, एनसीईआरटी का, या जो भी जिस स्टेट के भी आप हों, आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, बंगाल के हैं, जहाँ के भी हैं, और सीजीएल का फॉर्म भरें, तो कोई भी ग्रामर का बुक लीजिए, उसमें आपको ये सारा चीज मिल जाएगा। एटलीस्ट जो आपका ग्रामर पोर्शन है वो इसी से कंप्लीट हो जाएगा। और रस, छंद, जो रस है, अलंकार है, छंद है, ये सारा भी आप उसको हिंदी ग्रामर के बुक से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो है साहित्य शास्त्र में जो है क्या बोला गया है, इसी प्रकार विभिन्न आचार्य द्वारा काव्य के विभिन्न तत्वों का काव्यात्म रूप में दर्शन के कारण 6 संप्रदाय, जो 6 संप्रदाय है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्या था, रस संप्रदाय। 6 संप्रदाय आप समझ गए। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे रस संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक कौन है, किस आचार्य ने कितने रस को मान्यता दी है वो पढ़ना है। कहीं कहीं भी तो कौन सा रस किस रंग से, किस वर्ण से इंडिकेट किया जाता है वो भी पढ़ना होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रस संप्रदाय, आचार्य भरत। इस संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं, भरत मुनि माने जाते हैं। इस संप्रदाय के प्रथम आचार्य भरत माने जाते हैं। राजशेखर नंदीकेश्वर को रस का मूल व्याख्याता मानते हैं। राजशेखर जो है नंदीकेश्वर को रस का मूल व्याख्याता मानते हैं, किंतु उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। राजशेखर तो मानते हैं किसको, नंदीकेश्वर को, लेकिन उनका कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ग्रंथ किनका उपलब्ध है, भरत मुनि का। आचार्य भरत की दृष्टि में साहित्य रचना के लिए रस इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना कोई अर्थ ही नहीं प्रवृत्त होता है। जो भरत मुनि है उनके अकॉर्डिंग रस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जीने के लिए ऑक्सीजन, अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप मर जाएंगे, कोई भी मर जाएगा, आप ही क्यों, कोई भी मर जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में।
जैसे कोरोना के टाइम हो रहा था। तो अकॉर्डिंग टू भरत मुनि की दृष्टि में साहित्य रचना के लिए रस इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना कोई अर्थ ही नहीं प्रवृत्त होता है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव ही रस के निष्पादक होते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार रस जो है, साहित्य में रस का होना बहुत जरूरी है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव ही रस के निष्पादक होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक श्लोक भी आता है। अब श्लोक आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, लेकिन वैसा उतना कोई जरूरी नहीं है। न ही रसादृते कश्चिद अर्थ प्रवर्तते, मतलब उनके अनुसार रस के बिना कोई अर्थ ही नहीं है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। ठीक है, यह रस सूत्र ही रस सिद्धांत का प्राणभूत है। यह क्या है? रस का सूत्र है। तो ये सूत्र अगर आपको याद रखना है तो आप याद कर सकते हैं। भरत के रस सिद्धांत के इस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति शब्दों की व्याख्या में बड़ा मतभेद है। क्या है? भरत के रस सिद्धांत के इस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति शब्दों की व्याख्या में बड़ा मतभेद है। दो शब्द है, आप श्लोक में देखिए, दो शब्द है, संयोग है और निष्पत्ति है। तो इसमें इस शब्दों की व्याख्या में बड़ा मतभेद है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक सिद्धांतों का जन्म हुआ है। तो इसमें मतभेद होने के कारण बहुत सारे सिद्धांत का जन्म हो गया। कौन कौन से हैं? भट्ट, लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त ही भरत के रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याकार हैं। ये जो चार नाम मैंने बोले, इन्होंने भरत के रस सूत्र का प्रमुख व्याख्या किए हैं। कौन कौन से? भट्ट, लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। भट्ट लोलट का मत है उत्पत्तिवाद। अब इनको आप सीधे सीधे याद कर लीजिए। भट्ट लोलट का मत क्या है? उत्पत्तिवाद। शंकुक का मत क्या है? अनुमितिवाद। भट्टनायक का मत क्या है? भोक्तिवाद। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। अभिनव गुप्त का मत है अभिव्यक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। तो अभिनव गुप्त का क्या है? अभिव्यक्तिवाद। तो आप ये एक बार फिर से सुन लीजिए। भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद, शंकुक का मत है अनुमितिवाद, भट्टनायक का मत है भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का मत क्या है? अभिव्यक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आचार्य मम्मट भी अनुभव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं। मम्मट भी क्या है? किसका समर्थन करते हैं? अभिव्यक्तिवाद का करते हैं। तो ये जो 4-5 नाम है, ये आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, काव्याश्रित रस के संबंध में प्रथम व्याख्या अग्नि पुराण में हुई है। मतलब काव्य जो है रस पर आश्रित है, रस के बिना काव्य पूर्ण नहीं हो सकता है। यह प्रथम व्याख्या किसमें हुई है? अग्नि पुराण में हुई है। आचार्य भरत ने 8 रसों को ही स्वीकार किया। आचार्य भरत जो है, आचार्य मतलब भरत मुनि जो है, कितने रस माने हैं? 8 ही माने हैं। ठीक है, अष्टो नाट्य रसा स्मृता। कितने हैं? अष्टो नाट्य रसा स्मृत, मतलब नाटक में 8 रस होते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 6ठे अध्याय में, कौन से अध्याय में? 6ठे अध्याय में रस तथा 7वें अध्याय में स्थायी भाव का विस्तार से वर्णन किया है। वही रस सिद्धांत का आधार है। तो ये जो 6ठे अध्याय और 7वें अध्याय में स्थायी भाव का विस्तार से वर्णन किया गया है, वही रस का सिद्धांत का आधार है। प्रवर्तक हैं आचार्य भरत। अब इन्होंने क्या क्या, कौन से रस का मतलब रस का प्रवर्तक किन्हें माना गया है? आचार्य भरत को। और इनके समर्थक कौन कौन से हैं? जो समर्थक हैं उनका आप देख लीजिए, शारदा तनय, भानुदत्त, रूप गोस्वामी, भोजराज, विश्वनाथ, राजशेखर, केशव मिश्र आदि। ठीक है, तो ये था रस के बारे में, आपको इतना पढ़ना था। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अलंकार संप्रदाय। ठीक है, 6 संप्रदाय आपको पढ़ने हैं। रस हो गया, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। तो अलंकार संप्रदाय ये किनके द्वारा दिया गया है? आचार्य भामह। अलंकार संप्रदाय के अनुयायी भी रस की सत्ता को मानते हैं, किंतु उसे प्रधानता नहीं देते हैं। उनके मत में काव्य का प्राणभूत जीवनदायक तत्व अलंकार है। रस को तो मानते हैं, ठीक है, लेकिन उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं।
अलंकार संप्रदाय के अनुयायी भी रस की सत्ता को मानते हैं किंतु उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी में होता है ना, पार्टी तो मानते हैं लेकिन उनको विपक्ष नहीं माना जाता है। जो भी सत्ता में होते हैं वो विपक्ष को विपक्ष मतलब पॉलिटिकल पार्टी है वो, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसी तरीके से कि अलंकार संप्रदाय के अनुयायी भी रस को तो मानते हैं कि हाँ वो रस है, लेकिन उसको प्रधानता नहीं देंगे। उनके मत में काव्य का प्राणभूत जीवनदायक तत्व क्या है? अलंकार है। उनके अकॉर्डिंग अलंकार ही साहित्य में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अलंकार संप्रदाय काव्य में अलंकारों को ही प्रधान मानते हैं और रस का अंतर्भाव रस अदव अलंकारों में करते हैं। रसवत, प्रेय, ओजस्विन और समाहित 4 प्रकार के रसद अलंकार माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? रसवत, प्रेय, ओजस्विन और समाहित 4 प्रकार के रसद अलंकार माने जाते हैं। भामा के अतिरिक्त दंडी भी इन रसद अलंकारों के भीतर ही रस का अंतर्भाव करते हैं। भामा के अतिरिक्त जो दंडी है वो भी इसी बात को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप, अब इसमें भी एक है कि आपको मैं ये बता चुकी मधुरे रसद ध्वनि वाला है। अलंकारी संप्रदाय काव्य के अलंकारों को ही प्रधान मानते हैं और रस के अंतर्भाव को रसदाल अलंकार में मानते हैं। भामा के अतिरिक्त और कौन मानते हैं? दंडी भी इसी बात को मानते हैं। मधुरे एक श्लोक है, किनके द्वारा है? दांडी के द्वारा है। ये दंडी ने कहा है, मधुरे रस वदची वस्तु ने अपि रस स्थिति। इस सिद्धांत की भी व्याख्या अग्नि पुराण में मिलती है। ये काव्यादर्श में है और इसकी व्याख्या कहाँ मिलती है? जैसे रस का अग्नि पुराण में मिला उसी तरीके से अलंकार का भी व्याख्या कहाँ पे मिलती है आपको? अग्नि पुराण में मिलती है। तो ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। जयदेव के अनुसार अलंकार विहीन काव्य की कल्पना वैसी होती है जैसे उष्णता विहीन अग्नि की कल्पना। जैसे आग जल रहा हो और उसमें गर्मी फील ना हो, उसी तरीके से वो कंपेयर करते हैं। कौन बोलते हैं? जयदेव बोलते हैं कि अलंकार के विहीन काव्य, उनके अकॉर्डिंग काव्य वैसा है अगर उसमें अलंकार ना हो तो उसके जैसे कि आग तो जल रहा है लेकिन उससे आपको गर्मी फील नहीं हो रहा। ऐसा किसने कहा है? जयदेव ने कहा है। ठीक है। सर्वप्रथम भरत ने 4 अलंकार उपमा, रूपक, दीपक, यमक का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने भी अलंकार के बारे में कहा है। कौन कौन से हैं वो? उपमा, रूपक, दीपक और यमक। तो ये आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम भरत ने 4 अलंकारों का उपमा, दीपक, रूपक, यमक का उल्लेख किया है। अग्नि पुराण में 23 अलंकारों को स्वीकार किया गया है। अग्नि पुराण में कितने अलंकार स्वीकृत हैं? 23 अलंकार। तो ये आप याद रखिए। भामा ने 38 अलंकारों का विवेचन किया है। किसने? भामा ने। तो ये आपको याद रखना है। उद्भट ने 41 अलंकार को मानते हैं। रुद्रट 68 अलंकार का निरूपण किया है इन्होंने। तो ये आप नंबर याद रखिएगा। भोज 72 अलंकार। मम्मट ने, भोज के बाद है मम्मट ने कितने को माना है? 67 अलंकार का उल्लेख करते हैं। 6 शब्दालंकार है उनके अकॉर्डिंग, 6 शब्दालंकार है और 61 अर्थालंकार है। ठीक है। उसके बाद है रुयक और विश्वनाथ ने 78 अलंकारों को स्वीकार किया है। जयदेव ने अपने चंद्रलोक में 100 अलंकार माने, मतलब सब ने अपने हिसाब से अलग अलग अलंकार मान लिए कि इतने अलंकार हैं। अप्पय दीक्षित ने कुल्यानंद में 120 अलंकारों का विवेचन किया है। तो इसमें क्या है? सबने अलग अलग अलंकार माने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भरत ने 4 अलंकारों को माना। कौन कौन से? उपमा, रूपक, दीपक, यमक। अग्नि पुराण में 23। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं उनके समर्थक कौन कौन से थे? दंडी, उद्भट, रुद्रट, जयदेव, अप्पय दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ तथा विश्वेश्वर पांडे, ये सारे उनके प्रमुख समर्थक थे। तो ये आपका अलंकार संप्रदाय था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रीति संप्रदाय में। रीति संप्रदाय किनके द्वारा दिया गया है? आचार्य वामन। कालक्रम में अलंकार के संप्रदाय के बाद रीति संप्रदाय का स्थान आता है। अलंकार के बाद किसका स्थान आता है? रीति संप्रदाय का। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन माने गए हैं? आचार्य वामन।
वामन ने काव्य में अलंकार की प्रधानता के स्थान पर रीति की प्रधानता का प्रतिपादन किया। उन्होंने क्या बोला कि अलंकार से ज्यादा रीति प्रधान है। रीतिर आत्मा काव्यस्य, उन्होंने यह भी कहा कि काव्य की आत्मा कौन है? रीति। वामन ने रीति को ही इस प्रकार बताया है, विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशिष्ट पद रचना का नाम है रीति। जो विशिष्ट पद रचना है उसका नाम क्या है? रीति। वाक्य में आए विशिष्ट शब्द की व्याख्या विशेषो गुणात्मा है। वाक्य में आए विशिष्ट शब्द की व्याख्या क्या है? विशेषो गुणात्मा। इस प्रकार काव्य में माधुर्य आदि गुणों का समावेश ही उसकी विशेषता है और यह विशेषता रीति है। जब हम लोग काव्य पढ़ते हैं तो उसमें गुण बनते हैं। गुण जो होता है, जो माधुर्य आदि गुण है, माधुर्य आदि जो गुण है वही काव्य की विशेषता है। तो यह विशेषता क्या कहलाती है? रीति कहलाती है। इस सिद्धांत में गुण और रीति का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, इसलिए रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी जाना जाता है। गुण का अत्यंत रीति से संबंध है, मतलब गुण और रीति अत्यंत घनिष्ठ संबंध रखते हैं, बहुत क्लोज है, इसलिए रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। वामन ने निम्न दो सूत्रों के माध्यम से गुण और अलंकार का भेद स्पष्ट किया है। तो वामन ने दोनों का भेद स्पष्ट किया है। वो भेद क्या है? वामन ने निम्न दो सूत्रों के माध्यम से गुण और अलंकार का भेद स्पष्ट किया है तथा अलंकार की अपेक्षा गुण को अधिक महत्व दिया है। तो जो जिनका जो प्रोपाउंडर है, जो फाउंडर है, वो अपने चीज को ज्यादा महत्व दिए हैं, ठीक है। तथा अलंकार की अपेक्षा गुण को अधिक महत्व दिया। उनके अनुसार अलंकार उतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है? गुण महत्वपूर्ण है। सूत्र में आप देखिए, एक सूत्र भी है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ठीक है। ये आप काव्यालंकार सूत्र अगर पढ़ेंगे तो आपको उसको उस बुक में आपको मिल जाएगा। उसके बाद काव्यालंकार सूत्र 3.12 है, उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आ गया काव्यालंकार के जो सूत्र आपको दिए गए हैं, दो सूत्र दिए गए हैं। गुण काव्य शोभा के उत्पादक होते हैं तथा अलंकार केवल उस शोभा के अभिवर्धक होते हैं। तो इसमें कंपेयर किया गया है कि गुण और अलंकार, मतलब रीति या अलंकार में कौन बेस्ट है। गुण जो है काव्य शोभा के उत्पादक होते हैं और अलंकार केवल उस शोभा के अभिवर्धक होते हैं। ऐसा किसने कहा है? वामन संप्रदाय, जो वामन आचार्य जो वामन है, उन्होंने इन दोनों को ऐसे डिफरेंशिएट किया है। काव्य में अलंकारों की अपेक्षा गुणों का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा है? वामन ने कहा है। राजशेखर ने रीति का सर्वप्रथम अधिकारी राजशेखर ने रीति का सर्वप्रथम अधिकारी सुवर्ण नाभ को बताया है। किसने बताया है? राजशेखर ने रीति का सर्वप्रथम अधिकारी कौन है? नाम क्या है उनका? सुवर्ण नाभ को बताया है। किंतु सुवर्ण नाभ कौन थे? उनकी रचना कौन सी? इसके बारे में कुछ नहीं पता है। राजशेखर ने बोल तो दिया है कि सर्वप्रथम किसने किया है? सुवर्ण नाभ, लेकिन इनके बारे में कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। रीति का व्यापक अर्थ लेने पर वेदों में भी रीति की झलक दिखलाई देती है। रीति का व्यापक अर्थ लेने पर, जब आप उसको समझते हैं तो आप वेद में भी इसकी झलक देख पाएंगे। अगर आप ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद पढ़ते हैं तो उसमें आपको रीति का झलक मिल जाएगा। रीति का शास्त्रीय विवेचन भरत के नाट्य शास्त्र से प्रारंभ में होता है। रीति का शास्त्रीय विवेचन आप जब नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उसके प्रारंभ में आप उसको देख पाएंगे। रीति के 4 भेद है। कितने भेद हैं? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। तो 4 भेद आपको पढ़ना है। कौन कौन से हैं? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। रीति एक रचना शैली है। इसके अंतर्गत रस, गुण, अलंकार आदि समाविष्ट है। तो इतना आपको रीति के बारे में पढ़ना था। नेक्स्ट है आपका वक्रोक्ति संप्रदाय। तो ये आप जो पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य का, तो इतिहास जो आपको पढ़ना था उसके अंदर ही ये सारा चीज आपको पढ़ना है। वक्रोक्ति संप्रदाय किनके द्वारा दिया गया? आचार्य कुंतक के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है। कालक्रम के अनुसार रीति के बाद वक्रोक्ति संप्रदाय आता है। रीति के बाद कौन सा आता है? वक्रोक्ति संप्रदाय आता है।
वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक वक्रोक्ति जीवितकार आचार्य कुंतक माने जाते हैं। किनको माना गया है? आचार्य कुंतक को माना गया है। आचार्य कुंतक ने काव्य में रीति की प्रधानता को समाप्त कर वक्रोक्ति की प्रधानता को स्थापित किया है। मतलब आप स्टार्टिंग से देखिए, पहले रस था, अलंकार आया, अलंकार के बाद रीति, गुण, गुण के बाद वक्रोक्ति। तो जो पहले आते गए, जो जो नए आते गए, वो पहले वाले को क्या करते गए कि नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं है, मेरा वाला ही श्रेष्ठ है। तो कुंतक ने भी वही किया। कुंतक ने क्या बताया कि काव्य में रीति की प्रधानता को समाप्त कर वक्रोक्ति की प्रधानता को स्थापित किया। यद्यपि काव्य में वक्रोक्ति की महत्ता भामह ने भी स्वीकार किया है। तो ये बात भामह जो थे उन्होंने भी स्वीकार किया है। सहसा सर्वैव वक्रोक्तिनार्थो विभाव्यते यत्नो यस्याम कविना कार्यम को अलंकारो नया वीना। ऐसा किसने कहा है? भामह ने कहा है। ठीक है। आचार्य कुंतक ने इसी सिद्धांत के ऊपर वक्रोक्ति जीवित नाम का ग्रंथ का रचना किया है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सा माना है? वक्रोक्ति जीवित नामक ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट आ जाइए आप। दांडी ने काव्य में वक्रोक्ति का महत्व इस प्रकार वर्णित किया। दांडी जो है वो काव्य में किस प्रकार से वर्णित किए हैं? भिन्नम द्विधा स्वभाव व्यक्ति केश्चित वांग्मय। ये किसने कहा? काव्यदर्श में कहा गया। आचार्य वामन ने भी काव्य में वक्रोक्ति का स्थान माना है। तो आचार्य वामन जो है उन्होंने काव्य में वक्रोक्ति का स्थान माना है। ठीक है। तो इसमें भी आपको जो डिफाइन किया गया है वो मतलब कुछ भेद दिए गए हैं, वो भी आपको पढ़ना है। कौन कौन सा भेद है उसमें? आचार्य वामन ने भी काव्य की वक्रोक्ति का स्थान माना है। ठीक है। तथापि इन आचार्यों के मत से वक्रोक्ति सामान्य अलंकार आदि रूप ही है। तो वक्रोक्ति क्या है? जो इतने सारे आचार्य उनके मत के अनुसार क्या हुआ है? जो सामान्य अलंकार है उसी का रूप है। ठीक है। इसलिए आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को जो गौरव प्रदान किया है वह गौरव इन आचार्यों ने भी दिया है। तो जो आचार्य कुंतक ने दिया है गौरव, मतलब जो इंपॉर्टेंस बताया है, बाकी भी उन्हीं को सपोर्ट करे हैं। इसलिए कुंतक ही इस संप्रदाय के संस्थापक माने गए हैं। तो कुंतक ही क्या है? इस संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो इतना आपको वक्रोक्ति संप्रदाय में पढ़ना है। उसके बाद इसका आप आगे क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। तथापि इन आचार्यों के मत से वक्रोक्ति संप्रदाय सामान्य अलंकार का आदि रूप है। इसलिए कुंतक को ही संप्रदाय का संस्थापक माना गया है। ठीक है। आचार्य कुंतक ने इस सिद्धांत के ऊपर वक्रोक्ति जीवित नामक विशाल एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। आचार्य कुंतक ने क्या किया? एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम क्या है? वक्रोक्ति जीवित। ठीक है। तो आप ये बुक का नाम याद रखेंगे कि कौन सा बुक है? वक्रोक्ति जीवित। आचार्य कुंतक ने रीति संप्रदाय को भी परिमार्जित करके अपने यहाँ स्थान दिया है। ठीक है। उन्होंने इसको भी क्या किया है? सपोर्ट किया है। वामन की वैदर्भी आदि रीतियों देश भर में आधार पर मानी जाती है, किंतु कुंतक ने उनको आधार देश न मानकर रचना शैली को माना है। वामन की वैदर्भी जो रीति थी उनको देश भर में, पूरे देश में माना गया, लेकिन कुंतक जो थे उन्होंने क्या बोला है? कुंतक ने उनका आधार देश को न मानकर रचना शैली को माना है और उनके रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। रीति के स्थान पर क्या प्रयोग किया है? मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य कुंतक वामन की वैदर्भी रीति को सुकुमार मार्ग और गौड़ी रीति को विचित्र मार्ग तथा पांचाली रीति को मध्यम मार्ग कहते हैं। तो ये आप देखिए, उसमें जो रीति चार्ट डिफाइन किया गया था, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी, ये रीति के 4 भेद स्वीकार किए गए थे। तो आचार्य कुंतक ने क्या कहा कि वामन की वैदर्भी रीति जो थी उसको सुकुमार मार्ग, गौड़ी रीति को विचित्र मार्ग, पांचाली रीति को मध्यम मार्ग कहा है। तो ये किसने कहा है? कुंतक ने कहा है। ठीक है। कुंतक के अनुसार तो वो अब जो भी
नया आता गया, रस आया तो अलंकार, मतलब कि रस के बाद अलंकार को माना गया, अलंकार को पीछे छोड़ के फिर रीति, फिर ध्वनि, वक्रोक्ति, इस तरीके से हुआ है। तो अभी यहाँ पे क्या वक्रोक्ति को श्रेष्ठ माना जा रहा है, किनके अनुसार? आचार्य कुंतक के अनुसार। तो कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के 6 प्रकार हैं। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार। कौन कौन से? वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता, नेक्स्ट जो थर्ड है पदोत्तरार्ध वक्रता, फोर्थ नंबर है वाक्य वक्रता, फिफ्थ प्रकरण वक्रता और 6 है प्रबंध वक्रता। ये किसके अनुसार है? कुंतक के अनुसार है। तो ये देखिए, ये आपको अभी बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ये कंटिन्यू नहीं पढ़ेंगे, मतलब फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं करेंगे, अचानक से फोर्थ या फिफ्थ वाला देखेंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप पहला जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है उसका फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तभी समझ में आएगा। क्योंकि बीच में से अगर आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ऐसी क्या बकवास हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद ये जो आप जितना पढ़े वो किसके बारे में पढ़े? रीति संप्रदाय हो गया, वक्रोक्ति हो गया, अब ध्वनि संप्रदाय आएगा। तो आप ये जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? साहित्य के प्रमुख सिद्धांत। तो रस संप्रदाय पढ़ लिया आप, अलंकार संप्रदाय हो गया आपका, रीति संप्रदाय हो गया, रीति को ही गुण कहा जाता है। उसके बाद वक्रोक्ति संप्रदाय हुआ है। वक्रोक्ति के बाद आपको क्या पढ़ना है? ध्वनि संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। यही 6 संप्रदाय पढ़ने जिससे आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय क्या है उसमें भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। वक्रोक्ति संप्रदाय के बाद ध्वनि संप्रदाय का उदय हुआ है, और ये किसके द्वारा किया गया? आचार्य आनंद वर्धन। तो इसमें जब आप प्रैक्टिस सेट वाला देख रहे थे तो 40 क्वेश्चन का जो सेट था, 40 क्वेश्चन का सेट था, तो इसमें ये सारा सिद्धांत दिया गया था कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, या वक्रोक्ति संप्रदाय के कौन है, रीति संप्रदाय के कौन है। तो वो सारे क्वेश्चन जो थे इसी चैप्टर से था। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक किनको माना गया? आनंद वर्धन को। आनंद वर्धन के मत में काव्य की आत्मा क्या है? ध्वनि है। अब इनके अकॉर्डिंग, जैसे पहले भामा या कुंतक या वामन के अनुसार था, अब आनंद वर्धन ने क्या कि काव्य की आत्मा क्या है, उन्होंने भाई माना है कि वो ध्वनि को ही मानते हैं। बाकी ये रस को, अलंकार को और वक्रोक्ति को, रीति को नहीं मानकर इन्होंने किसको इंपॉर्टेंस दिया है? ध्वनि को दिया है। काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुद्धैर सम्मानतः पूर्व। इस संप्रदाय के संस्थापक आनंद वर्धन ने यह श्लोक दिया है, और उन्होंने काव्य का आत्मा को किसको माना है? ध्वनि को माना है। सभी संप्रदायों में ध्वनि संप्रदाय सबसे प्रबल और महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। विद्वानों के अत्यंत विरोध पर भी ध्वनि सिद्धांत वैसे ही प्रफुल्लित रहा। उस समय बहुत लोग इसका अपोज भी किए कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, आप रस, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति को ही मानेंगे। लेकिन इतना अपोजिशन होने के बाद भी ध्वनि सिद्धांत बहुत ज्यादा फ्लरिश किया, मतलब उसको बहुत ज्यादा अपोजिशन झेलने के बाद भी इसको ही श्रेष्ठ माना गया। ध्वनि के विरोधी समूह में व्याकरण, साहित्यिक, वेदांतिक, मीमांसिक आदि प्रमुख हैं। कौन कौन से? ध्वनि के विरोधी समूह में व्याकरण, साहित्यिक जो थे उस समय के व्याकरण जो थे, साहित्यिक थे, वेदांती थे, ये सारे प्रमुख रहे। आचार्य मम्मट ने विरोधियों का खंडन करके, जो मम्मट थे उन्होंने खंडन करके ध्वनि सिद्धांत को पुनः स्थापना की। इसलिए मम्मट को ध्वनि प्रतिष्ठापक प्रमाचार्य कहा जाता है। इतने सारे लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन आचार्य मम्मट जो थे उन्होंने क्या बोला कि नहीं, ध्वनि ही सबसे श्रेष्ठ है। ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य कहा जाता है। किनको कहा जाता है? मम्मट को कहा जाता है। आनंद वर्धन ने आत्मा का अर्थ तत्व किया है, और तत्व का अर्थ है जिसके स्वरूप का कभी बाध न हो। आनंद वर्धन ने आत्मा का अर्थ तत्व किया, जो आत्म तत्व, जो आपने पहले पढ़ा था कि सारे लोग आत्म तत्व करते थे, तो तत्व किया है। और तत्व का अर्थ क्या होता है? जिसके स्वरूप का कभी बाध न हो। ठीक है, मतलब जिसको कोई बांध न सके, जिसके राह में कोई बाधक न हो। काव्य का यह आत्मस्थानीय अर्थ प्रतीयमान कहलाता है। यह प्रतीयमान अर्थ काव्य की आत्मा है। ठीक है,
काव्य का यह आत्मस्थानीय अर्थ क्या है? प्रतीयमान कहलाता है, और यह प्रतीयमान अर्थ काव्य की आत्मा है। तो ये सारा चीज आपको काव्य के संस्कृत साहित्य के इतिहास में ये सारा डिटेल पढ़ना है, चाहे बोरिंग हो या कुछ हो, ये क्वेश्चन इसका आपसे इससे आएगा। औचित्य संप्रदाय, आचार्य क्षेमेंद्र, इन्होंने औचित्य को काव्य का जीव तत्व कहा है। तो ये जो आप पढ़ रहे थे आनंदवर्धन जो थे वो किसको माने हैं? ध्वनि को माने हैं। तो ये जो इतना सारा चीज कहा गया है कि इतना अपोजिशन होने के बाद भी ध्वनि को श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। तो इसमें भी एक श्लोक है, आप वो श्लोक पढ़ेंगे तो उससे कुछ कुछ क्वेश्चन मैं सेट्स में डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्रतीयमान का अर्थ क्या होता है। तो इसके अनुसार प्रतीयमान का अर्थ क्या है? वह है जो अंगना के प्रसिद्ध अवयव में विभिन्न लावण्य के समान महाकवियों की वाणी में वाच्यार्थ अर्थ से भिन्न भाषित होता है। सहृदयी जनों को यही अर्थ आनंदित करता है। तो ये एक श्लोक का अर्थ दिया गया है। किसके लिए आया है? ये ध्वनि संप्रदाय के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं औचित्य संप्रदाय, जो कि लास्ट है। जो हम लोग संप्रदाय पढ़ रहे थे, अब तक क्या क्या संप्रदाय पढ़ लिए? साहित्य के प्रमुख सिद्धांत में रस संप्रदाय हो गया, अलंकार हो गया, रीति हो गया, वक्रोक्ति संप्रदाय हो गया, ध्वनि संप्रदाय हो गया। अब लास्ट आपका बचता है क्या है? वो औचित्य संप्रदाय, ठीक है। औचित्य संप्रदाय किनके द्वारा दिया गया है? आचार्य क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र माने जाते हैं। उन्होंने औचित्य को काव्य का जीवित तत्व कहा है। तो जो जिस चीज के प्रोपाउंडर है, जो फाउंडर है, वही काव्य की आत्मा को मानते हैं। वो आप याद रखिएगा कि वक्रोक्ति के आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को माना है, रीति को आचार्य वामन ने माना है, ध्वनि संप्रदाय को आचार्य आनंदवर्धन ने आत्मा माना है, और अलंकार को रस को किसने माना है? रस के जो फेमस है भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना है, और अलंकार को आचार्य भामा ने माना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? औचित्य के बारे में पढ़ेंगे। इसी आधार पर क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, किंतु उनसे पहले भी इस पर विचार हो चुका है। उनके आने से पहले भी इस पर विचार हो चुका है। सर्वप्रथम भरत के नाट्य शास्त्र में औचित्य की चर्चा की गई है। अब अगर आप भरत के नाट्य शास्त्र को पढ़ते हैं तो उसमें औचित्य की चर्चा ऑलरेडी की गई है। भरत के पश्चात भामह ने औचित्य को काव्य का सबसे बड़ा गुण बताया है। भरत के बाद कौन आए हैं? भामह। उन्होंने भी काव्य का सबसे बड़ा आत्मा किसको माना? औचित्य को माना है। भरत के पश्चात भामह ने औचित्य को काव्य का सबसे बड़ा गुण बताया है। दंडी ने भी गुण दोष विधान में औचित्य और अनौचित्य का कारण स्वीकार किया। जो दंडी है उन्होंने भी स्वीकार किया है। रुद्रट ने अनौचित्य को सर्वाधिक महत्व दिया है। रुद्रट ने जो अनौचित्य है उसको सर्वाधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार रस का उन्मेष परम हास्य औचित्य है, और अनौचित्य ही रस भंग का प्रधान कारण है, ठीक है। अनौचित्य आदित्य नातत्य रस भंगस्य कारणम। तो ये श्लोक इसमें दिया गया है। महिम भट्ट ने काव्य में औचित्य को अनिवार्य तथ्य बताया। महिम भट्ट उस समय के एक और थिंकर हो गए। महिम भट्ट ने काव्य में औचित्य को अनिवार्य तथ्य बताया। किसको बताया है? औचित्य को बताया है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को परिभाषित करते हुए, जो क्षेमेंद्र है उन्होंने औचित्य को परिभाषित करते हुए क्या कहा है? जो वस्तु जिसकी अनुरूप होती है उसे उचित कहते हैं, और उचित का जो भाव है वह औचित्य कहलाता है। मतलब जो वस्तु, जो जैसे कोई चीज को आप अपने अनुरूप ढाल लेते हैं, या आप उस चीज के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, उसी को कहा जाता है। जो वस्तु जिसके, जैसे किसी को बोला जाता है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, कहीं बस में भीड़ है, ट्रेन में ये है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो याद रखिए जितना आप एडजस्ट करेंगे आपको लाइफ टाइम ये एडजस्ट ही कराता जाएगा। तो इसमें वही कहा गया, जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है। अगर वस्तु जिसके अनुरूप होती है उसे उचित कहते हैं। जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है उसे उचित कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हो गया तो आप जिसके भी अकॉर्डिंग हो जाएंगे तो आप उसके लिए फेवरेट हो जाएंगे। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं तो आप मोस्ट अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है उसे उचित कहते हैं, और उचित का जो भाव है वह क्या कहलाता है? औचित्य। उचित सबसे औचित्य बना है, ठीक है। उचितम, अब इसमें एक श्लोक से एंड किया गया है।
आप याद रखना चाहे तो ठीक है, नहीं याद करना चाहे तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा श्लोक में कहा गया, उचितम प्राहुराचार्य सदृशम किल यशस्यत उचितस्य च भावत औतिच्यम प्रचयते। तो जो मैंने ऊपर समझाया आपको वो उसी का ये यहाँ पे श्लोक के ये में दिया गया है। ये औचित्य ही रस का जीवित भूत है, उसका प्राण और काव्य में चमत्कारी तत्व है। ठीक है, तो ये सारी बात किसने कहा है? अकॉर्डिंग टू क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र के अनुसार अलंकारों में अलंकार तत्व तभी होता है जब उनका विन्यास उचित स्थान पर होता है, और गुणों में गुणत्व तभी होता है जब वे औचित्य से च्युत नहीं होते हैं। ठीक है, क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में औचित्य के 27 भेदों का निरूपण किया है। क्षेमेंद्र ने कितने भेद बताए? 27 बताए। किंतु काव्य के प्रत्येक अंगों में औचित्य के व्याप्त न होने के कारण उनके अनेक भेद हो सकते हैं। ठीक है, 27 बताए हैं, लेकिन औचित्य के व्याप्त न होने के कारण उसके और भी भेद किए जा सकते हैं। तो ये आप जो पढ़ें आज के क्लास में, आप जितना पढ़े वो क्या था? साहित्य, संस्कृत साहित्य के इतिहास का साधारण ज्ञान। उसमें आपने साहित्य समीक्षा के प्रमुख सिद्धांत, जो सिद्धांत थे 6 सिद्धांत थे, 6 सिद्धांत के बारे में आपको बताया गया कौन प्रवर्तक थे और उसके क्या क्या विशेषताएं थी। तो ये आप कंप्लीट देखिए, और इसको आप अगर रेगुलर नहीं देख रहे हैं, जो संस्कृत साहित्य का इतिहास चैप्टर चल रहा है, तो उसमें आपको रेगुलर, दैट मीन्स कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4, 5 से कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं, बीच से देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। और ये उन लोगों के लिए स्पेशल है जिन लोगों का संस्कृत लैंग्वेज पेपर 2 जिन लोगों ने रखा है, उनके लिए ये स्पेशल क्लास लिया जा रहा है। सो प्लीज आप ये सारा चैप्टर देखें, तभी आपको क्लियर होगा। नहीं देख रहे हैं तो फिर आप वो 25 सेट वाले क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं, उसको देख के भी आप अपना रिविजन कंप्लीट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।